पिछले कई दिनों से एक चीज़ न्यूज़ में है, वो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। आखिर ये दरगाह क्यों इम्पोर्टेंट है और मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? भारत में सूफिज़्म कहाँ से आया? सूफिज़्म की क्या रेलेवेंस है? और आखिरकार कैसे ईरान से ट्रैवल करते हुए सूफिज़्म इंडिया में आया और कैसे ये अलग है? और क्या वो इस्लाम से अलग रिलीजन है या क्या पूरी कहानी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। अब सबसे पहली बात, सूफी इसका अर्थ क्या होता है? सूफी असल में सूफ शब्द से बनता है। सूफ अरबी में शब्द है जिसका मतलब होता है वुल या फिर वूल या जिसे आप कहते हैं ऊनी। असल में जो सूफी संत हुआ करते थे, फकीर जिसे हम कहते हैं, वो अक्सर ऊनी कपड़ों में, कटे फटे कपड़ों में घूमते थे। इसीलिए ऐसे कपड़े पहनने वालों को सूफी कहा जाता था। या फिर सूफ का एक और अर्थ होता है सुफा यानी प्योर। तो शायद इन दो अरबी शब्दों से मिलकर सूफिज्म बनता है। और सूफिज्म भारत में आया कब? 12th सेंचुरी में भारत में सूफिज्म एंटर करता है। और सूफिज्म को लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये विवाद क्या है जहां अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव टेम्पल की बात की जा रही है। क्या है ये दरगाह, क्या इसका इतिहास है, क्या ये कंट्रोवर्सी है, कैसे यहाँ ये दरगाह स्टैब्लिश हुई और कैसे भारत में सूफिज्म एंटर हुआ, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परसू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस? मेडिटेशन, एस्थेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस, recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience। क्या होता है समा, क्या होता है मस्त कलंदर, क्या होता है? ये सब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में सब रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सूफिज्म की कहानी से। सूफिज्म क्या है ये आपने समझ लिया, सूफिज्म का अर्थ क्या होता है ये आपने जान लिया। और ये फिलॉसफी ऐसी है या ये ऐसी एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल है, सूफी उन्हें कहते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रिलीजियस माइंडेड होते हैं, लेकिन जो एस्थेटिज्म या आप कह सकते हो कि फकीरी और मिस्टिसिज्म में विश्वास रखते हैं, जो इस्लाम से थोड़े से अलग हैं। ये डिराइव सब कुछ इस्लाम से करते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक भक्ति, इस्लामिक, हिंदुइज्म का एक मिक्सचर सा दिखता है, जहाँ पर एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? सिंपल लाइफ के ऊपर, कि एक साधारण जीवन, आसान सादा जीवन कैसे जिया जाए, कैसे आप ईश्वर के करीब आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, डिवोशन एंड लव। अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ पर म्यूज़िक अलाउड नहीं है। तो फिर सूफिज्म में अलाउड कैसे हुआ और कैसे ये डेवलप हुआ? तो जैसे भक्ति मूवमेंट हमें दिखती है इंडिया में डेवलप होती हुई, जब हिंदुइज्म में ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई थी, कुछ उसी प्रकार से सूफिज्म का उदय इस्लाम में होता है और प्राइमरली ईरान से होता है। सूफीज के कई ऑर्डर हैं, सूफी सिलसिला इन्हें कहते हैं, यानी किस तरह का सूफिज्म आप फॉलो करते हो उसको सिलसिला कहते हैं। असल में ऐसे कई सारे सिलसिले हैं, कई सारे ऑर्डर हैं, 12 ऑर्डर कहे जाते हैं। और जो एक आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, उसमें म्यूज़िक और इन सब चीज़ों पे पाबंदी है, लेकिन सूफीज इसको मानते हैं और सूफीज कुरान को अपने खुद के बेसिस पर इंटरप्रेट करते हैं, ना कि अपने जीवन के बेसिस पर इंटरप्रेट करते हैं, ना कि केवल जो लिखा हुआ है उसमें। उनका मानना है कि नमाज या रोज़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भक्ति होती है। तो ये थोड़े से लिबरल थे और ये लिबरल आउटलुक ही इन्हें काफ़ी प्रचलित बनाता था भारत के हिस्से में। और इस्लाम जब भारत में एंटर हुआ तो पहले तलवार के दम पे एंटर हुआ था, कन्वर्जन फोर्सफुली किए जा रहे थे और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन एक बड़ा तबका है जो ड्यू टू ये जो अट्रैक्टिव इनकी नीतियाँ थी, अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ थी, या संगीत, या जो एक तरीका है डिवोशन का, इसने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया और कई लोग कन्वर्ट इसकी वजह से भी हुए थे, खासतौर पे उन तबकों से जिनके साथ भेदभाव ज़्यादा किया जाता था। और सूफिज्म के अंदर मेडिटेशन यानी आपके पापों का पश्चाताप, रिपेंटेंस जिसे हम कहते हैं, प्रेयर्स, पिलग्रिमेज, फास्टिंग, चैरिटी, इस पर बहुत फोकस किया गया था। कई सारे ऑर्डर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इंडिया में बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें कहते हैं सिलसिला। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सूफिज्म यानी सिलसिला। तो भारत में वैसे मुख्य रूप से 4 ऑर्डर्स चलते हैं अगर हम बात करें सूफिज्म के। एक है चिश्तिया ऑर्डर, कादरिया, सुहरवर्दी और नक्शबंदिया। इनमें सबसे लिबरल कोई है तो वो है चिश्तिया ऑर्डर, और यही शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत इंडिया में सबसे प्रोमिनेंटली करते हैं कौन? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। तो ये जो सूफी संतों की दरगाह है
ये कैसे इस्लामिक साइट से अलग है और क्या ये चीज़ें शुरू हुई। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टीचर्स कौन कौन से हैं अलग अलग सिलसिलों के, उनकी क्या प्राइमरी टीचिंग थी। सबसे पहले बात आती है मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो चिश्तिया जो ऑर्डर है वो उन्होंने शुरू किया था भारत में। हालांकि इनका आना कब हुआ भारत में, तो मोहम्मद गौरी के समय में इंडिया में आए, जब पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई हो रही थी। उसमें मोहम्मद गौरी जब जीत गया और उसके बाद दिल्ली के ऊपर और अजमेर के ऊपर एक भयंकर आक्रमण होता है जब बहुत से लोगों की जान जाती है, तो उस समय तक मोइनुद्दीन चिश्ती एक मड की हट में रहा करते थे। वहाँ उन्होंने अपनी जगह में बहुत लोगों को पनाह दी थी, इसलिए इनका नाम गरीब नवाज वहाँ से पड़ गया था और अजमेर में इनका घर था। इसके अलावा इनके ही शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर फिर कुतुब मीनार बना। और फिर इन्हीं के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में जिनकी दरगाह है, या फिर चिरागे दहलवी, वो भी इन्हीं के सभी शिष्य थे। तो जो आप इंडिया में सूफिज्म का स्प्रेड देखते हो, उसकी कोर वजह मोइनुद्दीन चिश्ती ही है, वहीं इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाने में कामयाब हुए थे। बाकी जो लोग थे, चाहे हम सोहरावर्दी की बात करें तो इसे शिफाउद्दीन सोहरावर्दी ने शुरू किया था, और हम अगर बात करें फिरदौसिया की तो ये शरफुद्दीन ने शुरू किया था। लेकिन ये सारे ऑर्डर्स जो थे काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। चिश्तिया ऑर्डर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं लिबरल था। कादरी ऑर्डर भी सेकुलर एक सूफी सिलसिला था जिसे शेख जिलानी कादरी ने शुरू किया था, लेकिन फिर भी सबसे पॉपुलर चिश्तिया ऑर्डर हुआ क्योंकि जो गुरु थे इनमें वो सब ज़रा फेमस हुए। तो इसमें जब बात अभी उठी है, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सूफिज्म ओरिजिनेटेड इंडिया इन द 12th century CE. अमीर खुसरो and Muhammad bin Tughlaq were contemporaries of Sheikh Nijamuddin Aulia. Sufi silsilas got their names from their founders or their place of origin. Verses of Baba Farid belonging to Chishti silsila were incorporated into Guru Granth Sahib. इन सवालों का आप मुझे जवाब दीजिए, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या ऑल 4? आपको मुझे बताना है। अब पहले जानते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया में एंटर कैसे हुए और क्या इनकी कहानी है। असल में मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए थे ईरान में सिस्तन के प्रोविंस में। सिस्तन बलूचिस्तान, जिसका जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। यहाँ से इनिशियली जब ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो ये संपर्क में आते हैं कई सारे रिलीजियस लीडर्स के, जिनकी वजह से इनकी विचारधारा बदलती है। और उनमें से मुख्य रूप से जो सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति थे वो थे इब्राहिम कांदोजी। इब्राहिम कांदोजी के संपर्क में आकर ये पहली बार जानते हैं कि जीवन के मायने क्या है, और ये ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये अफगानिस्तान जाते हैं, हेरात में इनको मिलते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी, और जब ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिलते हैं तभी इनकी ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि वही चिश्ती ऑर्डर के एक बड़े इंपॉर्टेंट सूफी संत थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो है ख्वाजा उस्मान हारूनी। और वहाँ से फिर ये इंडिया की तरफ एंटर करते हैं। कई जगह ये भी कहा जाता है कि ये जब मक्का मदीना गए तो इनको प्रॉफिट ने ऐसा बोला कि इंडिया जाओ, और ये इंडिया आ गए। उसके बाद इन्हें अजमेर जाओ, उनको पता भी नहीं था अजमेर कहाँ है, पर ये फिर इंडिया एंटर करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम थे उसमें ख्वाजा उस्मान हारूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हुआ करते हैं। उसके बाद ये चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जब इंडिया में करते हैं तो वो पीरियड होता है पृथ्वीराज चौहान का, जब ये अजमेर में एंटर करते हैं। अजमेर में अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं, और इनका जो सिस्टम था इसको फॉलो करने का, अपनी डिवोशन को, उसमें संगीत और आप कह सकते हो म्यूज़िक, मेडिटेशन, ये सब इसका पार्ट था जो उनको काफ़ी पॉपुलर बनाता था। लेकिन उसी समय मोहम्मद गौरी का हमला होता है, और मोहम्मद गौरी जब दरैन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं, उसके बाद दिल्ली में जब अटैक्स होते हैं और बहुत से लोगों की जाने जाती हैं, तो कई लोग वहाँ पर इनके पास आते हैं जिनकी मदद करते हैं, और उसी वजह से इनका नाम वहाँ से गरीब नवाज पड़ता है। और उस समय कई लोग इस्लाम को कबूलते भी हैं। इसके पीछे कारण बताए जाते हैं कि एक तो मोहम्मद गौरी का सख्त नीतियाँ, और दूसरी कुछ हद तक लोगों को ऐसा लगा था कि जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, शायद ये ऐसी जगह है जहाँ इस तरह की चीज़ों को कन्वर्ट करके उनको बेहतरी ही होगी। और फिर शुरुआत होती है यहाँ पर इस श्राइन की। असल में श्राइन को बिल्ड करना हुमायूं ने शुरू किया था। जो उनकी जहाँ मृत्यु होती है वहाँ पर ये बिल्ड किया जाता है। उस पर अकबर, हुमायूं और कई सारे लोग आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान मोइनुद्दीन चिश्ती का था वो ये था कि मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे, उनके डिसाइपल थे, उन्होंने इसको पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत तेज़ी से फैलाया। ख़ासतौर पे बाबा फरीद की बात हम करें, ठीक है, या निजामुद्दीन औलिया की बात हम करें, या फिर हम काकी की बात करें, इन सब के नाम पर, कुतुब मीनार एक के नाम पर है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है जो खुद में ही बहुत पॉपुलर लोगों में से एक हैं, जिनकी वजह से सूफिज्म भारत में बहुत तेज़ी से फैला, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ में और इनके संगीत में, लिटरेचर में इनका इतना जिक्र है और इनका इतना प्रभाव है कि काफ़ी लोग इनसे अट्रैक्ट हुए और काफ़ी लोगों ने कन्वर्ट भी किया इस्लाम में। अब सवाल ये है क्या सूफिज्म प्रॉपर इस्लाम है, इसमें कुछ बदलाव भी होते हैं? तो देखिए, कहानी यह है कि इस्लाम से हल्का सा अलग हो जाता है सूफिज्म, क्योंकि ये
कंप्लीटली उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। जैसे अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो वो एक सुन्नी परिवार से आते थे, लेकिन जब सूफिज़्म को आप फॉलो करते हो तो वहाँ पर आप जिस सिलसिला में होते हो उसमें समा बांधना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समा यानी आप संगीत का सहारा लेते हो, आप जो अपने भगवान है उनके करीब जाने के लिए उन सभी चीज़ों का सहारा लेते हो जिससे आप अपने प्रेम में बढ़ोतरी कर पाओ ईश्वर के प्रति। तो वो सूफिज़्म को काफ़ी अलग बनाता है। चिश्ती में अगर हम बात करें तो यहाँ ज़ियारत का जिक्र होता है। ज़ियारत मतलब जो सूफी सेंट की, जो भी कोई सूफी संत है उनका जो तूम्र है, जो उनका मकबरा है, वहाँ जाना उसे ज़ियारत कहते हैं और वहाँ जाकर बरकत मिलती है। जबकि इस्लाम में ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि आप किसी मज़ार पर जाएं और आपको बरकत मिले। म्यूज़िक, डांस और मिस्टिकल चैंट्स असल में इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। कव्वाल ये अलाउड ही नहीं होते। इसीलिए ये सूफिज़्म को थोड़ा अलग बनाता है प्रॉपर कंजर्वेटिव इस्लाम से। और ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह हो जिसे गरीब नवाज भी कहते हैं, या फिर जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, यहाँ पर हमेशा ऐसे समा का आयोजन किया जाता है। ऐसी श्राइन, खासतौर पे जिस श्राइन की अभी हम बात कर रहे हैं, ये दिल्ली गुजरात ट्रेड रूट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन मानी जाती है। यहाँ पर इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर हर साल चादर भेंट करते हैं जब उर्स होता है। उर्स मतलब जब इनकी सालगिरह होती है। अब इसी में जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें जिक्र का बात आती है। जिक्र यानी नाम लेकर, समा यानी गाकर, म्यूजिक परफॉर्मेंस के थ्रू ये ईश्वर के करीब जाने की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी इस्लाम से अलग है। लैंग्वेजेस में इन्हीं के दौरान, इन्हीं पीरियड्स में हिंदवी काफ़ी प्रचलित हुई थी, जो हिंदी जिसे आज हम कहते हैं। और मालिक मोहम्मद जैशी के पद्मावत हो, वो भी बताते हैं कैसे डिवाइन की तरफ उनकी चीज़ें गई। तो वहाँ पर भी आप देखते हो इसका इंस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा सूफी पोइट्री भी, बीजापुर हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर सूफी पोइट्री डेवलप हुई। तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बिल्कुल ही अलग बनाती हैं इस्लाम से। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरली जैसे सूफी गैदरिंग जिसे समा कहते हैं, जहाँ पर ये इंस्पिरेशन लेते हैं संगीत का, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो आमतौर पर इस्लाम में अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए इन कुछ चीज़ों की वजह से, चाहे हम बात करें जिक्र की, ज़ियारत की, या फिर समा की, और जो सूफिज़्म को काफ़ी अलग बनाते हैं एक प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिस से। पर हाँ, ये भी कुरान में मानते हैं, इस्लाम में मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद में मानते हैं, पर इनको वहाँ तक उस चीज़ को मानने में, उसको अचीव करने का तरीका इनका काफ़ी अलग है, जो बाकी इस्लामिक प्रैक्टिसेस से इनको अलग बनाता है। और इसीलिए जो बाद में, जिसे अगर हम बात करें सिखिज़्म की, तो उन्होंने भी कई चीज़ें यहाँ से उधार ली। इन्होंने भी खुद भक्तिज़्म से, जो हिंदुइज़्म है, वहाँ से कई चीज़ें उधार ली। कहा जाता है कि अगर आप इस पीरियड में देखें तो वैष्णवाइट से काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड सूफिज़्म में भी दिखने को मिलता है। सिलसिलाज ने एक इंपॉर्टेंट रोल बनाया कि इंडिया में उसके बाद जो आप कह सकते हैं बदलाव आए कई सोशल, उनमें भी इनका रोल देखा जाता है। और इसी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट हमेशा से सूफिज़्म ने इंडिया की कल्चर पर और इंडिया की हिस्ट्री पर छोड़ा है। अगर हम संगीत की बात करें, लिटरेचर की बात करें, कविताओं की बात करें, उनमें भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन हालांकि ये भी रियलिटी है कि सूफिज़्म ना ही इस्लाम को और ना ही हिंदुइज्म को कंप्लीटली बदल पाया। इंडिया का एक शब्द होता है, इंडिया के लिए कहा जाता है सिंक्रेटिक कल्चर। इंडिया का कल्चर सिंक्रेटिक है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सूफिज़्म और भक्ति मूवमेंट, जहाँ पर आप इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज़्म, इन सब का एक मिक्सचर देखते हो। और इसीलिए सूफिज़्म को इंडिया की हिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है ईरान से, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहाँ से इंडिया की तरफ आते हैं और अजमेर में आके सेटल होते हैं। तो ये तो हमने समझ ली ये कहानी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जहाँ इनकी दरगाह है वहाँ ये कहा जा रहा है कि एक समय में एक महादेव का मंदिर हुआ करता था और इसीलिए इसको टेम्पल ऑफ संकट मोचन महादेव बनाने की बात की जा रही है। अब कानून क्या है? कानून ऐसा है कि रिलीजियस एक्ट जो इंडिया का है उसमें 1991 में एक कानून पास हो चुका है कि 1947 से पहले अगर कोई भी लोकेशन है तो जिस धर्म की थी वो उसी धर्म की मानी जाए, विच इज बाबरी मस्जिद। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि जो सर्वे है, जिसे ज्ञानवापी मॉस्क का भी सर्वे किया जा रहा है, जहाँ पर एक मंदिर होने की बात की गई, और इवन जो ये दरगाह है यहाँ पर भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एक इंग्लिश राइटर है, उनकी किताब में जिक्र करते हैं कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया एंटर हुए थे और जो जिस आज दरगाह की बात करते हैं, जहाँ आज दरगाह है, वहाँ पहले एक शिव का टेम्पल हुआ करता था और एक शिवलिंग के ऊपर ही असल में इन्होंने अपने जो दरगाह है या जहाँ से इन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया था, जो समा का सिस्टम था या जो समा और जिस भी तरह की प्रैक्टिसेस किया करते थे, उसी लोकेशन से स्टार्ट हुई। तो इसलिए पहले वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। इस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है
और उसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि पहले इसका सर्वे होना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि जो साइट है क्या ये किसी हिंदू मंदिर के ऊपर है, क्या महादेव के मंदिर के ऊपर है, और अगर है तो इसको कन्वर्ट करके फिर एक शिव मंदिर बना देना चाहिए। तो यही अजमेर शरीफ दरगाह का अभी का कंट्रोवर्सी है जो सामने आ रही है। कोर्ट अब इसके ऊपर निर्णय लेगा और जब निर्णय आएगा तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर प्राइमरीली जो अभी हमारे लिए जानने की बात है कि पहली बात, सूफीज़म शुरू कहाँ से हुआ, सूफी का अर्थ क्या होता है, मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्कूल से आते थे, इसके अलावा इस स्कूल से और कौन से बड़े बड़े लोग हुए, कैसे इसका प्रभाव रिलीजन कल्चर पे पड़ा। तो हम बात कर सकते हैं संगीत पे, हम बात करते हैं रिलीजन पे, भक्ति मूवमेंट पे, सिंक्रेटिक कल्चर पे, और प्लस कैसे ये इस्लाम से थोड़ा सा अलग हटता है और थोड़ा और ज़्यादा एकोमोडेटिव होता है, जैसे जिक्र, समा, चाहे मस्त कलंदर, इसी चीज़ें जो है वो इसी कल्चर से उभर के आती हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मलफूजात, मलफूजात मतलब निजामुद्दीन औलिया ने जो बातें की थी, उनकी जो कन्वर्जेशन थी, उसकी एक ये कंपाइलेशन है। मकतूबत की बात कर ली, लेटर्स हैं जो सूफी साइंट्स ने अपने शिष्यों को लिखे थे, जहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्राप्त होती है। इसके अलावा आप अगर अकबर की बात करें या और कई मुगल रूलर्स की बात करें तो वो सब इन दरगाहों पर जाया करते थे मन्नत मांगने के लिए। तो इसे काफ़ी प्रोमिनेंट रूप से देखा जाता है और इसीलिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा धार्मिक रूप से इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब इसके बाद इसका क्या होगा वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, पर ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे सूफिज्म इंडिया में फैला, किस तरह मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसमें बड़ा रोल निभाया और कैसे उन्होंने स्टैब्लिश किया था चिश्ती सिलसिला सूफिज्म का इंडिया में। ये था ये वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।